नमस्कार सर। सबसे पहले आप सभी पैनलिस्ट को मेरी और संपूर्ण फार्मालोक के परिवार की तरफ से नववर्ष और लोहड़ी की हार्दिक बधाई। मैं आशा करता हूं कि जो नया साल है वो आपका मंगलमय जाए। मैं ऋषभ बनोट, एचओडी इंदस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, आप सभी पैनलिस्ट का इस फार्मालोक के मंच पर संवाद एपिसोड 16 में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अमित जी का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार देना चाहता हूं जो इस फार्मेसी प्रोफेशन की बढ़ोतरी के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। मैं इस मंच से आशा करता हूं कि आज का जो संवाद कार्यक्रम है जिनका विषय वाइटल्स ऑफ जीपैट 2021 एक्सपर्ट इनसाइट एक माइलस्टोन साबित होगा हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इस विषय में, इस संवाद में मेरे साथी मॉडरेटर डॉक्टर मंजू पांडे जी मेरा सहयोग करेंगे। डॉक्टर मंजू पांडे। मैं डॉक्टर मंजू पांडे, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी, इस फार्मालोक के मंच पर आप सभी पैनलिस्ट का स्वागत करती हूँ और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आज का जो विषय है वाइटल्स ऑफ जीपैट 2021 एक्सपर्ट इनसाइट, जो कि जिसमें हमारी कोशिश रहेगी उन सभी विषयों को संवाद करें जो प्रत्येक जीपैट कैंडिडेट्स के मन में उभरते हैं और कोशिश करेंगे कि उनका किसी न किसी ढंग से उनका समाधान कर सकें। इस चर्चा पे, इस संवाद करने हेतु हमारे साथ एज ए पैनलिस्ट जुड़ेंगे डॉक्टर AK राय, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, PCET कानपुर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और पैनलिस्ट जुड़ेंगे डॉक्टर राजेश वग, डायरेक्टर फार्मा ट्यूटर एंड नमस्कार सर। नमस्कार वग सर। नमस्कार सर। नमस्कार। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और जीपैट डिस्कशन सेंटर से हमारे साथ जुड़ेंगे अभिषेक त्रिपाठी सर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। तो सबसे पहले मैं जो अनुरोध करूंगा डॉक्टर AK राय जी से कि सर थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं कि जो हमारा जीपैट की जो कंडक्टिंग अथॉरिटी है, ठीक है, वो कौन सी है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ताकि बच्चों के जो मन में प्रश्न आ रहे हैं उनमें थोड़ा उनको आंसर मिल सके सर। डॉक्टर राय सर। थैंक यू फॉर थैंक यू Yes, sir, go ahead. Hello. As you all knows that nowadays the NTA is conducting all the examination, that is the National Testing Agency. In the same manner, the GPAT 2021 will be conducted by the NTA as a 3 hours entrance examination in the computer based mode to evaluate the candidate ability across various segments. For admission to the master program in the academic 2021 and 22, the candidate must, the eligibility for the GPAT 2021 is the candidate must hold a bachelor degree in pharmacy, that is 4 years after 10+2, including lateral entry of the students, or equivalent from a recognized university. मीन्स कि उसको बैचलर डिग्री होनी चाहिए एंड 4 इयर्स की बी फार्म में बैचलर डिग्री या किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसको कोई ना कोई डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट अपीयरिंग फॉर द फाइनल ईयर्स ऑफ द बैचलर डिग्री बी फार्म 10+2+4 whose result will be declared before commencement of the admission for the academic session 2021 can also apply for the GPAT 2021. BTech pharmaceutical and fine chemicals technology candidates are not eligible to apply for the GPAT examination, and most important, the candidate must be citizen of India. These are the criteria and eligibility for the appearing into the GPAT examination. Thank you. शुक्रिया सर। मैं डॉक्टर साहू से भी पूछना चाहूंगा सर कि इस बार का जो पैटर्न है 2000 जीपैट 2021 में, क्या वो पैटर्न क्या होने वाला है, थोड़ा इस विस्तार में बताएंगे बच्चों को ताकि समझ आ सके। एंड क्या इस परीक्षाओं में, इस पैटर्न में कोई बदलाव आया है? और इसी के साथ एक मेरा और प्रश्न होंगे, नेगेटिव भी है डॉक्टर साहब? Yeah, thank you, Mr. Rishabh ji. First of all, wish you all very, very happy New Year, happy Lohri, and happy Makar Sankranti. So,
I appreciate, first of all, Nirali Prakashan and Amit Jha and this Pharmalok for organizing this event. And GPAT is one of the the most preferred examination of all the students as continuing their B Pharm. And Dr. A.K. Rai has addressed well that who are the people eligible to appear this GPAT examination. And there will be no change as far as the GPAT 2021 is concerned. And as it was before, it will be multiple choice, and the number of questions and all, it will remain same. But what I am finding since last previous years, day by day, the challenges and the competition, actually, it is becoming day by day. It is difficult. As Dr. Rai has addressed, this National Testing Agency is holding this examination, and so this National Testing Agency they are making the question papers, and by considering the number of students they are appearing every year, as because it is increasing, so to make a better scrutiny and all, so the questions are day by day, it is becoming tougher and tougher. Thank you. हमारा अगला सवाल से है राजेश सर, आपसे जानना चाहते हैं, जैसा कि अभी खैर सर ने भी बताया कि क्या जीपैट 2021 के लिए पाठ्यक्रम में कोई बदलाव आया है, कोई चेंजेस हैं सिलेबस लेकर के, या कोविड-19 का एक्चुअली कोई क्या इस परीक्षा पर भी कोई असर पड़ेगा, क्या उसमें कोई बदलाव कर गए हैं? जी धन्यवाद पहले तो फार्मालॉग टीम को, अमित झा जी को, निराली प्रकाशन को कि दे हैव इनवाइटेड अस फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन जीपैट। ये काफी इम्पोर्टेंट पार्ट है अभी, क्योंकि मान लो हार्डली 1 मंथ रह गया है जीपैट की प्रिपरेशन के लिए, और बच्चों के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट टाइम है अभी। उनको देखना है अपना टाइम मैनेजमेंट, काफी चीजें उनको देखनी है। अभी कई स्टेट्स में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स भी चल रही है, तो उसके साथ साथ ये भी सारी चीजें मैनेज करनी है। जैसे आपने बताया कि जीपेट के सिलेबस में कोई चेंज आया है कि नहीं, तो कोई मेजर चेंज या कुछ भी ऐसे नहीं है, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन में से हम लोग अभी बाहर आए, तो कोई ज्यादा चेंजेस है नहीं। बट इस साल एक स्पेसिफिक जो चीज है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये काफी अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया गया है। और मेजर सब्जेक्ट्स में अगर हम बात करें कि स्यूटिक्स और मेडिसिनल केमिस्ट्री, यानी कि केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, दोनों में से मेजर पार्ट कवर किया गया है। दोनों में 38 क्वेश्चंस रखे गए कि जिसका वेटेज ऑलमोस्ट आप मान लो, अगर दोनों मिला के अगर आप सही से प्रिपरेशन कर रहे हो सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट्स की, और 25 भी अगर करेक्ट आंसर कर रहे हो, तो आपके पास पूरे चांसेस है क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव बदलाव है इस बार जीपेट के सिलेबस में, जो हम लोग देख रहे हैं, जो हमें दिख रहा है। ठीक है, और सिलेबस में कोई भी रिडक्शन या कोई भी ऐसा नहीं है कि कम किया गया है, क्योंकि जीपेट जो है वो बीफार्म का मान, यानी कि पूरे 4 साल की पढ़ाई का सिलेबस उसमें कवर किया गया होता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई 6 मंथ का कोई सिलेबस है या तो कोई रिडक्शन नहीं है, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन ये चीज है कि स्पेसिफिकली क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट्स में से आएंगे, ये काफी अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया गया है। कोग्नोसी में से 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं, कोलोजी में से 28 आएंगे, और अदर सब्जेक्ट्स के मिला के 11 क्वेश्चंस, तो यानी टोटल 125 क्वेश्चंस जैसे कि डिसाइड किया, जैसे कि बताया गया है। तो 500 टोटल मार्क्स रहेंगे। तो ये एक पॉजिटिव मूव है, एक, क्योंकि जैसे सर ने आगे, साहू सर ने बताया कि जीपेट का जो एग्जाम है वो डे बाय डे टफ होता जा रहा है। जो जैसे पहले 2010 के आसपास जो जीपेट हुई है, फर्स्ट जीपेट, वो काफी इजी थी, और उससे आज 10 सालों में जो जीपेट का जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंपैरेटिवली टफ होते जा रहे हैं। और ये डिमांड है, समय की डिमांड भी है, बहुत सारे लोग अभी फार्मेसी चूज भी कर रहे हैं। और एक अच्छी बात ये भी है कि टॉप लेवल के स्टूडेंट्स, यानी कि 96 परसेंटाइल के आसपास के स्टूडेंट्स फार्मेसी में आ रहे हैं। तो एक पॉजिटिव मूव है ये फार्मेसी के लिए डेफिनेटली। तो आई विल जस्ट
रेस्ट माय आंसर विद दैट कि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। जी मैम। धन्यवाद राजेश। और बच्चे मेरे ख्याल से इस बात से ये इस आपकी बातचीत से ये वो समझ जाएंगे कि उनको किस सब्जेक्ट पे एक्चुअली फोकस करना है जहाँ पे वो मैक्सिमम स्कोर ला सकते हैं। और वैसे तो उनको सारे सब्जेक्ट ही पढ़ने हैं, बट वो कहाँ से मैक्सिमम स्कोर कवर कर सकते हैं उस पे, जैसे स्टैटिस्टिक्स और अपने केमिस्ट्री का पार्ट बताया, तो वो उस पे जरूर उससे जो है देखेंगे। अब हमारा अगला सवाल है अभिषेक सर से। आप जीपैट की तैयारी के लिए बच्चों को कुछ गाइड करें, कौन सी अच्छी बुक्स हैं जिनको वो रेफर कर सकते हैं? मैम पहले तो धन्यवाद पूरी फार्मालोग टीम का, मैं जीपैट डिस्कशन सेंटर की तरफ से और पूरे बच्चों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद दूंगा। रीजन क्या है कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को सारी चीजें के जीपैट के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, जो शायद सारी चीजें बच्चों को अवेल नहीं हो पाती हैं। तो उसके लिए सर आप लोग सभी मैम आप सारे सब फार्मालोग टीम धन्यवाद के पात्र हैं, मैं उसके लिए करता हूँ। अब बात आता है प्रिपरेशन की। मैम जैसा कि हम सब जानते हैं बच्चों के लिए जीपैट का एग्जाम मींस फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर, 8 सेमेस्टर का पूरा सिलेबस वहां पे कंप्लीट करना है। तो वहां पे अगर सिंपल एक बुक की बात किया जाए कि हम कोई एक बुक बच्चों को प्रेफर कर दें, एक बुक बता दें, तो वो इम्पॉसिबल है, जो कभी नहीं हो सकता है। फिर भी मैं अगर अब टाइम के हिसाब से चलूं कि हम बात कर रहे हैं कि ये जनवरी, मिड जनवरी हमारा टाइम चल रहा है और हमारे पास अभी बच्चों के पास मैक्सिमम 1.5 मंथ मैक्सिमम बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। और अब उनको अगर प्योर स्टैंडर्ड बुक दे दिया जाए तो शायद वो भी तैयारी बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो मैं दोनों को मिक्सअप करके थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से ये चीज जरूर करना चाहूंगा कि अगर स्टैंडर्ड बुक की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली मैं उन्हीं बेसिस पे चलूंगा जैसा सर राजेश सर ने बोला कि जिस हिसाब से क्वेश्चंस को डिफाइन कर किया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से कितने आएंगे। लाइक अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स दोनों से 38 मार्क्स क्वेश्चन 38 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उनकी अगर सब्जेक्ट की बात करते हैं, बुक्स की बात करता हूँ, तो डेफिनेटली अगर मेडिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कुछ स्टैंडर्ड बुक लाइक अगर मैं फोए की बात करूं, विल्सन ग्रिस्वोल्ड की बात करूं, या इंडियन में हम अलगर स्वामी की बात करते हैं, ये कुछ हमारी स्टैंडर्ड बुक होती है, या पांड्या सर की बुक है, तो ये हम इनको प्रेफर कर सकते हैं बच्चे। और अगर वहीं पे हम सुटिक्स की बात करते हैं तो वन ऑफ द फेवरेट और सारे बच्चे होप उससे वेल नोन होते हैं और अवेयर होते हैं, हम लैकमैन की बुक की बात करते हैं जहां से इंडस्ट्रियल फार्मेसी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सारी चीजें, रेमिंटन बुक होती है, बच्चे उसको भी प्रेफर करते हैं, काफी चीजें वहां से। और लैकमैन में जो चार्ट और टेबल सारी चीजें दी गई हैं, इतना ज्यादा वो बच्चों के लिए प्रेफरेबल होता है, जरूर उसके थ्रू जाए। नेक्स्ट अगर फिर हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे चलते हैं, फार्माकोलॉजी की बात करता हूँ। मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कोई भी बच्चा होगा उससे हमेशा पढ़ाई होगा, फार्माकोलॉजी की बात किया जाए तो के.डी. त्रिपाठी बुक उससे अच्छी बुक शायद ही हम लोगों के लिए, और वेल एक्सेप्टेंस के बेसिस पे नहीं है, रेंगेंडेल ही है जिसको बच्चे प्रेफर करते हैं। फिर अगर मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल फार्माकोग्नोसी में आते हैं तो वहां पे कोकाटे सर की बुक बहुत बेहतरीन बुक, फार्माकोग्नोसी की कंप्लीट उसमें पूरा समराइज्ड है। अगर थोड़ा सा उसमें हम और डिटेल में चलें तो फार्माकोग्नोसी की ट्रीज एंड न्यूआंस बुक भी होती है जहाँ पे वो चीजें बच्चे प्रेफर कर सकते हैं। ये तो मैंने कुछ स्टैंडर्ड बुक से बातें किया जहां पे बच्चे इसको प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन बच्चे अपना टाइम को ध्यान देखते हुए कि कितना टाइम स्टूडेंट्स के पास बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लेके चलें। अब अगर बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बात करता हूं कि उसके बेसिस पे जो हमारी बुक्स अवेलेबल हैं जिन पे स्टूडेंट्स जा सकते हैं, सबसे ज्यादा जीपैट के लिए जो फेवरेट बुक होती है नजमा इनामदार मैम की बुक है जीपैट अ कंपेनियन बुक, मोस्ट प्रेफरेबल बुक, और सारी चीजों का वहां पे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, वहां पे अगर वो चीजें स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं तो वहां पे उनको जरूर वो हेल्पफुल होगा और सारी चीजें वहां पे कंपाइल होंगी। फर्दर फ्यूज पब्लिकेशंस की दो बुक अवेलेबल हैं, एक जीपैट क्रैकर जिसमें सारी चीजें उनको मिलती हैं विद द थियरी, वहां पे सारी चीजें मिलती हैं, और दूसरा सिनॉप्सिस फॉर द जीपैट अवेलेबल है जिसमें कंप्लीट क्वेश्चन सीरीज होती हैं, उनको भी स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं। पियर्सन्स की एक बहुत बेहतरीन बुक है गाइड टू द जीपैट, उसको भी स्टूडेंट्स प्रेफर कर सकते हैं। ये एक ऐसी बुक्स हैं जहां पे क्वेश्चंस और उसका एक्सप्लेनेशंस के बेसिस पे चलेंगे, थियरी थोड़ा सा कम होता है, तो उनको स्टैंडर्ड बुक से जाना बच्चों की थोड़ा सा यहाँ पे जरूरी है, जिससे वो अपना सारा सिलेबस को कंपाइल कर सके, तैयारी कर सके। तो मेरे हिसाब से इन बुक्स के अगर थ्रू स्टूडेंट्स चलेंगे तो उनको जरूर हेल्पफुल होगा। धन्यवाद अभिषेक सर। बहुत आपने जी इतने कम टाइम में सारी बुक्स को जो है आपने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया कि फिजिक्स में लैकमैन पे जाना है, आप केमिस्ट्री में फोए पे जाना है, ये तो आपकी बेसिक बुक्स हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि
अब ये सॉफ्ट कॉपी में बुक्स अवेलेबल हैं। अगर कोई बच्चा इसको परचेज नहीं कर सकता है तो ये भी चीज है कि ये बुक्स सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। तो एक बहुत बढ़िया आपने केडीटी है या ट्रीज एंड एवांस है और बाकी आपने जैसे बताया कि नजमा मैम की है या क्रैकर है जहाँ पे एक्सप्लेन भी करा गया है, टॉपिक्स को भी एक्सप्लेन करा गया है। तो बहुत मुझे लगता है बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। और ये इन बुक्स को तो खैर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में आपने जो बताया कि समराइज जहाँ पे करा गया, जहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उन बुक को भी रेफर करेंगे। धन्यवाद। क्योंकि यहाँ पे एक चीज में मैम एक चीज पॉइंट रखना चाहूंगा कि बच्चे जी क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, हम कंटेंट पढ़ें या क्वेश्चन सॉल्व करें, ये दोनों चीजें जी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं। क्वेश्चन पे लग जाते हैं तो केवल क्वेश्चन होता है, तो बच्चों को दोनों चीजें लेके चलना है, थ्योरी भी हमको तैयार करना है और साथ में हमको क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहां सॉल्व कर सकते हैं वो उनके लिए हेल्पफुल होगा। साथ में अगर इन बुक्स के थ्रू चलेंगे वहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे, जो मैंने बुक्स के बातें बताई, डेफिनेटली उनके थ्रू चलेंगे तो कंप्लीट प्रिपरेशन जिसको बात करते हैं वो वहां पे बच्चों को हो जाएगी। जी, क्योंकि होता क्या है ना सर कि जैसे थ्योरी पढ़ लिया बच्चों ने, थ्योरी पढ़ लिया, पर कभी-कभी क्या होता है बच्चे से क्वेश्चंस नहीं बना पाते। तो जब क्वेश्चन के पैटर्न दिए होते हैं तो उनको उनको आइडिया लगता है अच्छा एग्जैक्टली वो कौन सी चीज पूछ सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट पूछेंगे, क्या पूछेंगे या कितना प्रिसाइज पूछ सकते हैं। तो उन बुक्स को रेफर करना भी जरूरी है जहाँ पे वो क्वेश्चंस होते हैं। तो और वो एक टाइमलाइन भी सेट कर सकते हैं कि अच्छा इतने टाइमलाइन पे हम कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। वो मेरे ख्याल से इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो। जी थियरी पढ़ा, हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने उसके गलतियां जी ढूंढी कि हमने गलतियां कहाँ की हैं, तो वो सारी चीजें सुधार होता है, तभी जी एक फाइनल कंप्लीट पैकेज बनता है जो शायद क्वालिफाई बाउंड्री के उस तरफ बच्चे खड़े होते हैं। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद। अभिषेक सर, आपने बहुत ही विस्तार तरह से बताया कि बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी है। मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आपका जीपीए डिस्कशन सेंटर बहुत बड़ा नाम से बन चुका है। फार्मा ट्यूटर एक जाना-माना नाम है जिसको किसी की विटनेस की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बच्चे भी बहुत आपको फ़ॉलो कर रहे होंगे। सर मेरे को थोड़ा-सा एडवाइस करें उन बच्चों के लिए स्पेसिफिकली केमिस्ट्री पोर्शन उसको कैसे हम थोड़ा टिप्स दें कि केमिस्ट्री पोर्शन को कैसे उनको सॉर्ट आउट करें, स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन कैसे सॉर्ट आउट करें, इकोलॉजी एंड कोग्नोसी एंड अदर टॉपिक्स को कैसे सॉर्ट आउट करें। उन बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगा जो किसी कारणवश शायद ऑनलाइन या आपसे हम ना जुड़ पाए। तो प्लीज थोड़ा-थोड़ा उनके बारे में थोड़ा टिप्स देके उन टॉपिक्स को कैसे कवर करें, केमिस्ट्री पोर्शन कैसे करें? जरूर सर, बहुत एक जेन्युइन क्वेश्चन और जो बच्चों के मन में हमेशा रहता है क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। जैसा कि हमने अभी बुक्स के बारे में बात किया, लेकिन उन बुक्स में इतना सारा चीजें होती हैं कि शायद कंपाइल करना मुश्किल हो जाता है। तो उनके बेसिस पे अगर हम बात करें क्या पढ़ना है, कौन सा मेजर चीजें कि इनको ध्यान देना है, जैसे कि आपने अगर बात करें मेडिसिनल के बच्चे, क्या होता है सबसे पहले तो केमिस्ट्री का नाम आते ही थोड़ा सा बच्चे डर जाते हैं। मैंने बहुत ज्यादा, जी, मेरा जी। पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो बच्चों से टचअप में मैं रहता हूँ, तो वो केमिस्ट्री जी। के नाम आने से ही डर जाते हैं। और इस बार मेरे पास पर्सनली बच्चों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए कि सर 38 क्वेश्चन मेडिकल केमिस्ट्री से आएंगे तो कैसे हम कर पाएंगे सर, वो चीजें तो हमने हमारी ज्यादा तैयार है ही नहीं। तो वहां पे एक मेरा पॉइंट ये होता है कि 38 क्वेश्चंस वहां पे जो दिया है वो कंप्लीट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात है, ना कि केवल मेडिकल केमिस्ट्री की। अब वहां पे हमें सेगमेंट करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है तो फिजिकल केमिस्ट्री भी है तो इनऑर्गेनिक भी है तो मेडिसिनल भी है, और वहां पे हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस भी, सारी चीजें इसमें जुड़ी बायोकेमिस्ट्री हैं। भी यस। तो जी, तो अब इससे क्या है कि उनके बेसिस पे अब अगर हम डिवीजन करते हैं तो हमारा मेडिसिनल केमिस्ट्री में जो हमको पढ़ना है, खास तौर पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस। तो वहां पे अगर एक बच्चे चार्ट बनाते हैं कि इस ड्रग के लिए ये स्टार्टिंग मटेरियल है, हर साल एक दो क्वेश्चन इन चीजों से जरूर मिलता है। वहां पे अगर बच्चे चार्ट बनाते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं कि हाँ लगभग इंपॉर्टेंट जो भी ड्रग है उनका स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, उनमें स्पेशल कोई अगर एंजाइम लगा हुआ है उनको फाइंड आउट कर लेते हैं, साथ में अगर उनका नॉमेनक्लेचर अगर कर सकें, और साथ में सार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको हम स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करते हैं, वहां से क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। प्लस अगर कोई ड्रग ऐसी है जो डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स के फॉर्म में है, उसके कई आइसोमेरिज्म है, तो उनको भी पॉइंट आउट करें। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन होते हैं, मैं एग्जाम्पल पॉइंट आउट करूँ यहाँ पे, क्विनिन और क्विनिडिन, क्वेश्चन यही पूछा जाता है क्विनिन ये है तो क्विनिडिन इसकी जो अनदर आइसोमर है वो कहाँ पे यूज होती है, तो थोड़ा सा बच्चे वहां कंफ्यूज हो गए। तो इसलिए अगर वो आइसोमर के बेसिस पे चलेंगे तो वहां से, तो ये थोड़ा सा केमिस्ट्री पोर्शंस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट जो भी नेम्ड रिएक्शंस हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शंस के बेसिस पे चलें। या अगर वहां पे कोई स्पेसिफिक हम बात करें, जो भी एंजाइम की बात करते हैं, वहां पे अगर कुछ ऐसे होते हैं कोई रिएक्शंस में, उनको लेके चलें, बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंस होगा और वहां पे हेल्पफुल उनके प्रिपरेशन के लिए जरूर होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट की, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट में सबसे पहला मेरा बच्चों को एक ही एडवाइस होगा, वो केवल एक काम करें, सबसे पहले लैकमैन की बुक उठा लें, इंडस्ट्रियल फार्मेसी लैकमैन बुक। जितने भी चार्ट और टेबल्स हैं
उनको पूरा अपने कमरे को सजा डालें, क्योंकि क्या वो चार्ट और टेबल्स इतने इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्ट उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो चीजें वहां पे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही एक पोटेंशियल वाले क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो चीजें वहां पे हेल्प करेंगी। जितने भी वहां पे अगर हम बात करते हैं कि कोई इवेल्युएशन पैरामीटर की हम बात कर रहे हैं या डिफेक्ट की बात कर रहे हैं या उसका अगर हम रिमूवल की बात कर रहे हैं, तो उन चीजों के लेके चलेंगे तो वहां पे उनको जरूर हेल्पफुल होगा। जितने भी हमारे डोजेस फॉर्म प्रिपरेशंस हैं उनको अच्छे से तैयार करें। फार्माटेक एक बहुत ही कंप्लीट और मेजर पॉइंट होता है जिनको स्टूडेंट्स को सुटिक्स में बहुत ध्यान से देखना है। बाकी उसमें हमारे माइनर सब्जेक्ट भी फार्मास्यूटिक्स में ही आ जाते हैं, लाइक अगर फिजिकल फार्मेसी की बात करते हैं या अगर हम बात करते हैं कि जनरल फार्मेसी की बात करते हैं जो स्टार्टिंग बच्चे पढ़ते हैं, तो उनको भी देखना है। ऐसा नहीं है कि सुटिक्स मतलब सिर्फ और सिर्फ फार्माटेक होता है, उनको वो चीजें भी लेके चलना है। फार्माकोलॉजी अगर आती है तो सबसे पहले जनरल फार्माकोलॉजी स्टूडेंट्स की बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि वहीं से हमारी सारी चीजें कंप्लीट आगे बढ़ती हैं, तो वो चीजें वहां हेल्पफुल होंगी। प्लस जितने भी हमारे अगर मैं फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करूं यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करूं रिसेप्टर के बेसिस पे, वो चीजें हमारी कंप्लीट वहां पे होनी चाहिए। नेम्ड जितने भी हमारा क्लासिफिकेशन है एक इंपॉर्टेंट, हर साल 2 से 3 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ क्लासिफिकेशन से, तो क्लासिफिकेशन जितने इंपॉर्टेंट है कोशिश करें सबको एक बार पॉइंट आउट करें और उनको चार्ट बना के जरूर अपने पास रखें और उनको पढ़ते रहें, वो चीजें काफी हेल्पफुल होंगी। और साथ में इंपॉर्टेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इंडिविजुअल नेम्ड रिएक्शंस एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं उनको जरूर पॉइंट आउट करें। लाइक कभी कभी ग्रे बेबी सिंड्रोम के बारे में पूछ लिया, रेडमैन सिंड्रोम के बारे में या लोफर, तो ये इंडिविजुअल ऐसे होते हैं तो उनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, उनको पॉइंट आउट करें, वहां पे जरूर उनके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगर इस एक प्लान ऑफ वर्क के थ्रू चलेंगे कि हाँ मुझे इस सब्जेक्ट में ये चीजें इंपॉर्टेंट ऐसे लेना है, तो मेरे हिसाब से बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होगा सर। जी सर, शुक्रिया सर। बहुत बहुत ही ज़्यादा जरूरी जानकारी थी। इसमें भी 2 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है, क्या करना है और क्या चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि करना तो चलो सब जानते ही हैं कि सब करना है, क्या नहीं करनी है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस टॉपिक में, क्योंकि टाइम समय बहुत कम है और बच्चों को क्या नहीं करना है वो आपने जागरूक किया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मंजू मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राजेश सर से है। जैसा कि जहाँ पे हम टाइम के ऊपर आ गए, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जहाँ पे बच्चे को ये गाइड करना पड़ता है कि कैसे वो टाइम मैनेजमेंट करें, क्या टाइम टेबल बनाएं कि हम इतने कम टाइम पीरियड में और अपने स्टडीज को साथ में लेकर के हम प्रिपरेशन कर सकें, ताकि उनका वो अगला साल ना जाए और वो इसी ड्यूरिंग देयर स्टडीज, मतलब जो उनका लास्ट ईयर उसी में वो अपना कंप्लीट कर लें। तो मैनेजमेंट कैसे टाइम टेबल वो अपना उनको आना चाहिए, आप अपना कुछ सजेशन इस पे दीजिए प्लीज। जी देखिए, टाइम टेबल का ऐसा है कि बच्चे अपने जो प्रॉपर उनकी जो टाइमिंग है, उनका जो डे टू डे शेड्यूल है, उसको वो ऐसे बनाए कि वो 3 या 4 क्वार्टर्स बना सकते हैं। ठीक है, उसमें जो उनका बेस्ट टाइमिंग है, जहां पर मतलब उनको पढ़ने में बहुत ही मतलब इंटरेस्ट रहता है, बहुत मजा आता है जिस टाइम में पढ़ने में, वहां वो टफ सब्जेक्ट पढ़े। फर्स्ट ऑफ ऑल जो उनको टफ लगते हैं वो सब्जेक्ट वहां पर पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम ज्यादा है नहीं। तकरीबन जैसे हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि 1.5 मंथ रहा है, तो उस टाइम के दौरान वो सब्जेक्ट पढ़े। और जब जो बाकी का जो टाइम है, दूसरा एक क्वार्टर ऐसा रखे कि जिसमें जो आपको आता है वो तो आपको रिवाइज ही करना है वो सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें ज्यादा अंदर देखना नहीं। और जैसे आगे जीडीसी के सर ने बताया कि किस तरीके से आप सिलेबस में जो भी डिफरेंट बुक्स है उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, उसमें से क्या क्या पढ़ सकते हैं, वो ऑलरेडी आपको सर ने बताया कि उस तरीके से आप वो सारी चीजें पढ़िए जो जो आपको रिवाइज करनी है। ठीक है, और बाकी के जो 2 क्वार्टर्स है उसमें आप एग्जाम्स दीजिए, प्रिपरेशन आपकी क्वेश्चंस भी देखिए, एमसीक्यूज देखिए कि आपको सॉल्व करिए कि आपको कैसे वो आते हैं नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। डेली बेसिस पर आपको एटलीस्ट एक टेस्ट तो सॉल्व करनी ही करनी है 125 क्वेश्चंस की। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पढ़ने के साथ साथ आपके प्रिपरेशन लेवल को भी समझना। और जैसे जैसे आप प्रिपेयर करते जाओगे, जैसे आप सॉल्व करते जाओगे, आपका कॉम्पिटिशन जो आपका लेवल है, जो कॉन्फिडेंस है अपने आप में, वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। इवन आप बीच बीच में एक ग्रुप डिस्कशन रख सकते हो। अगर आप आपके फ्रेंड्स या आप हॉस्पिटल में हो या कहीं नजदीक हो या आपके फ्रेंड्स, या अभी तो काफी सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप एक दूसरों के साथ डिस्कस भी कर सकते हो किसी एक टॉपिक को लेकर या किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से इस टाइम जो पर्टिकुलर अभी जो टाइम बाकी है उसके लिए काफी बेस्ट रहेगा ये। जी मैम। बिल्कुल सही कहा, जो टफ लगे उसको ही पहले गोल बना लिया जाए
तो हम लोग थोड़ा अचीव कर लेंगे कि ये जो इजी है या जिसमें आपको लगे किसी भी हर एक सब्जेक्ट की, जैसे सर ने बताया था कि केमिस्ट्री का नाम लोग सुन करके पहले ही घबरा जाते हैं, तो ये है मैक्सिमम उनमें से हम भी हैं जो केमिस्ट्री का नाम सुन के ही घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के ये होता है, पर जिनको समझ में आती है मेरे ख्याल से वो उसको एंजॉय करते हैं। मैथ्स और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको समझ में आ गई, जिनको लगा कि वो एक बढ़िया गुरु मिल गया, तो वो समझ लीजिए उनके साथ में खेलते हैं, वो एंजॉय करते हैं, सम्स के बीच में खेलते हैं। तो और एक चीज जो आपने बताई कि एक 125 क्वेश्चंस का एक मतलब समझिए पेपर, वो हर रोज उनको सॉल्व करना है ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज करे। बहुत सही सर आपने सजेशन दिया, थैंक यू सर। अभी तक तो चलो हमने ये चीज तो मैम आप सभी से डिस्कस कर लिया है कि क्या चीज करनी है, कैसे करनी है। मैं डॉक्टर राय के सर से आपसे पूछूंगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप स्कीम है जो अवेल होती है अंडर जीपैट 2021, थोड़ा उसमें थोड़ा रोशनी डालें ताकि बच्चों को ये पता लगे कि सिर्फ कुछ जो दायरा है हमारा जीपैट 2021 का वो सीमित नहीं है, वो बहुत आगे तक भी है। तो काइंडली प्लीज उस पर थोड़ा रोशनी डालिए सर प्लीज। हाँ, it is very good question. The GPAT scholarship scheme is covered only the scholarship is applicable only for those candidates who has qualified the GPAT examination. Second thing, this scholarship scheme is only for the Master of Pharmacy. Second, थर्ड थिंग कि एडमिशन जो भी स्टूडेंट्स जीपैट क्वालिफाई किए हैं, अगर वो जीपैट वैलिडिटी के भीतर या ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर एडमिशन नहीं लेते हैं तो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द जीपैट स्कॉलरशिप। फोर्थ वन, कैंडिडेट विद नो अदर सोर्स ऑफ द compensation of the scholarship are eligible. Means if the candidate are taking scholarship from any other source, they are not eligible for the GPAT scholarship if he had qualified the GPAT examination. Second, sponsored / management quota / foreign student are not eligible for the GPAT scholarship. Full time the GPAT scholarship is eligible for the full time course only, not for the part time courses. This GPAT scholarship is given to those students who are taking the admission for the full time course. For reserved categories, those who had qualified the GPAT examination but had the SC, ST / OBC candidate certificate, authentic certificate, then they are eligible for the GPAT scholarship. These are the criteria to achieve the GPAT scholarship after qualifying the GPAT examination. Thank you. Thank you. अगला सवाल हमारा जगन्नाथ सर से है। जीपैट 2021 में सर कितनी सीटें दी जा रही हैं और इसमें कितने संस्थान भाग ले रहे हैं? Thank you, Dr. Manju. Actually, at present, the students, those who will be qualifying GPAT, they will be eligible to take admission in any MPharm seats inside the inside India, and they will be eligible to get the scholarship at present from all the AICT affiliated organizations and NIPER and say IIT BHU, BIT Mesra, and all the government and central universities. But however, some few, except the private universities, they are eligible. But few of the private universities, now what they have done, they have taken the affiliation from the AICT also. And as because this scholarship, it is given by AICT, MHRD, so that is why the institutions, those who are affiliated under AICT, they will be eligible to get the scholarship. And few organizations like universities, good universities, if they are not affiliated by AICT also, to attract the GPAT student, they have declared their own scholarship. They may not get the scholarship from the AICT, but they can get the scholarship of the university. Like Dr. Rai has answered that who are the people eligible for the GPAT scholarship and all.
like in our university, in DIT University, what we have given for PhD also, we have given a lot of importance to the GPAT qualified students. So GPAT qualified students, those who will be continuing their PhD, they will be getting 16,000 per month scholarship from DIT University itself. So these are the various categories, like the students, they are eligible. But I'll suggest the students, after getting the GPAT, let them verify the eligibility criteria of that particular university. I can give the example of BITS Pilani, who that is categorically it is under under UGC, not under AICT. But sometimes they get scholarship from the other sources also. Thank you, ma'am. Thank you, Dr. Manju, ma'am. ओके सर, थैंक यू सर। ये बच्चों को इससे इस बात से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ही जो है स्कॉलरशिप देते हैं। प्राइवेट हैं जो AICT से एफिलिएटेड हैं, या फिर ऐसे भी हैं जो अदर सोर्सेज से उनको फंड मिलता है, या खुद से अपनी तरफ की जो यूनिवर्सिटीज होती है वो भी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उनका स्कोर अच्छा है और उनकी नियर में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है जो प्राइवेट भी है और वो स्कॉलरशिप दे रही है, तो दे कैन गेट द एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मंजू मैम। सर अभी जो अगला प्रश्न है वो मुझे लगता है सभी बच्चों के मन में हमेशा मार्क्स होता है, तो मैं अभिषेक सर से पूछना चाहूंगा कि सर क्या ये जरूरी है कि बच्चों जगन्नाथ सर प्लीज म्यूट कर लीजिए अपना माइक को, आवाज इको कर रही है जी। अब आवाज आ रही है? आई होप यस। तो अब मैं सर अभिषेक जी से पूछना चाहूंगा सर कि क्या ये जरूरी है किसी बच्चे के लिए कि वो ऑनलाइन क्लासेस या फिर कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करे, या फिर वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं? तो अगर वो कर सकते हैं तो कितना टाइम डेवोट करें पर्टिकुलर टॉपिक के लिए या जीपैट के लिए, या फिर ऑनलाइन या फिर कोचिंग सेंटर ही जरूरी है? प्लीज इस पे थोड़ा रोशनी डालें सर। सबसे पहली चीज तो मैं एक चीज ये जो आपने बोला कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा पॉइंट क्लियर करूंगा। रीजन क्या होता है, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, उससे अच्छा कुछ है ही नहीं है। वहां से अच्छा प्रिपरेशन कहीं हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कोचिंग्स में कभी कुछ नया नहीं हो जाता है, बच्चे इवन सेल्फ स्टडी में ज्यादा अच्छा करते हैं। रीजन केवल क्या होता है, देखिए सर, जब बच्चा सेल्फ स्टडी करते हैं तो वहां पे उनका मोटिवेशन 2 दिन रहता है, 4 दिन रहता है, 1 हफ्ते रहता है। जब रिजल्ट आता है, मैं हमेशा हर साल देखता हूँ सर, जब रिजल्ट जीपैट का आता है, बच्चे इतनी नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे इतनी मेहनत से, सर मैं करूंगा, मैं तैयारी करूंगा, मैं ये मुझे करना है। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद उनका क्या होता है, सारी किताबें पैक होके अलमीरा में सज जाती हैं और उसके बाद तैयारी उनकी खत्म हो जाती है। तो सेल्फ स्टडी में सबसे बड़ा जो एक डीमेरिट्स आता है, या मैं कहूं कि लैकिंग जो होता है पॉइंट्स का, वो होता है कंटिन्यूटी का। वहां पे बच्चे थोड़ा सा मात खा जाते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने कंटिन्यूटी बनाई और सेल्फ स्टडी कर रहा है, सारे टीचर्स उसके पास अवेलेबल हैं, सारा कंटेंट उसको नेट पे आज की डेट पे अवेलेबल है, बच्चे बहुत अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो ये कंटिन्यूटी, अगर, और जीपैट का एग्जाम एक ऐसा है कि आपको 6 से 7 महीने की प्रिपरेशन टाइम में और आपको 4 साल का तैयारी एक साथ करना है और एग्जाम देना है। तो सेल्फ स्टडी तभी कारगर होगी जब वो कंटिन्यू रहेंगे, अपना हर टाइम को इक्वली डिवाइड करके स्टडी भी करेंगे, क्योंकि कॉलेज का भी लोड रहेगा, इसकी भी प्रिपरेशंस करनी है और साथ में टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। तो वो हर जगह टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कैसे हर चीज को मैनेज करें। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि टाइम कितना देना चाहिए, कितना डिवोट करना चाहिए। तो सर ये टाइम बिल्कुल भी कभी भी कोई किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता है। रीजन क्या होता है, वही एक टॉपिक एक बच्चा हो सकता है 15 मिनट में समझ लेता है और उसी एक टॉपिक को समझने में दूसरे बच्चे को 1 घंटा लग जाता है। तो बच्चे, स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने आप को खुद इवेल्युएट करें और ये देखें कि मुझे इतना पढ़ना है, पर डे का वो टॉपिक रखें, अपना एक टारगेट रखें, ईच डे मुझे इतनी तैयारी करनी है, मुझे इतना जब तक मैं कंप्लीट नहीं करूंगा मैं बेड पे नहीं जाऊंगा, मैं सोऊंगा नहीं। जब ये डेडिकेशन आएगा तो डेफिनेटली उनकी तैयारी होगी। अब उनको अगर 1 घंटे बोल दिया जाए तो वो सारी चीजें सफिशिएंट नहीं, और 6 घंटे बोल दिया जाए तो भी सफिशिएंट नहीं, क्योंकि बच्चा वहां सिर्फ बुक लेके बैठा रहेगा। तो उनको टारगेट ये बनाए कि इतना टाइम मुझे देना है और ये टॉपिक इतना तैयार करके मुझे कंप्लीट करना है, और तभी मैं नेक्स्ट डे की प्लान करूंगा कि मुझे नेक्स्ट डे फिर क्या प्लान करना है और नेक्स्ट डे मुझे किस चीज के लिए बुक उठानी है। तो ये जब टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट्स करेंगे
वो चीजें उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। और साथ में अगर वो अपना क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चन सीरीज, टेस्ट, इन चीजों को अगर सॉल्व करते हैं, वो भी सारी चीजें उनको अवेलेबल है मार्केट में आज की डेट पे, तो उनसे क्या है, तैयारी कर लिया, तैयारी करने के बाद फर्दर वो उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो उनके लिए प्रिपरेशन का एक सबसे बेस्ट वे होगा। लेकिन तभी सेल्फ स्टडी जब कंटिन्यूटी फॉर द ईयर, नॉट फॉर द 1 वीक और 1 मंथ। ये मेरा सबसे बड़ा सजेशन है बच्चों के लिए सर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इसमें ये तो चीज़ है और कि सर बच्चों को सबसे पहले सेल्फ और एवेल्यूएशन सर करना जरूरी है। एंड जी 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 सर बोलिए। और सर ने जो डिस्कस किया उसमें अगर इजाजत हो तो एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा जी अवश्य सर, अवश्य कि अवश्य। हाँ जी, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं खुद से तो ठीक है, लेकिन उनको एक गाइड की भी जरूर होती है जो उनको सही से दिखाए। अभी जैसे जीडीसी सेंटर है, जैसे फार्मा ट्यूटर है, हम लोग अभी 10 साल से ऑलमोस्ट मोर देन अ डिकेड इसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि एक गाइड की काफी इंपॉर्टेंस होती है, जो मतलब सेल्फ स्टडी से वो थोड़ा सा मतलब एक कह सकते हैं कि हम प्लस पॉइंट दे देता है कि आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। तो वो एक मुझे लगता है पर्सनली कि वो एक डेफिनेटली वर्क करता है और काफी बच्चों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं उससे। तो डेफिनेटली ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर सेल्फ स्टडी करो तो उससे तो बेहतर तो कोई स्टडी है ही नहीं, लेकिन अगर एक गाइड मिल जाता है आपको तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाता है, फिर वो राह आपकी थोड़ी इजी हो जाती है। जी, ये मैं इतना ऐड करना चाहूंगा सर। जी देखिए इसमें एक चीज तो बहुत बिना महत्वपूर्ण है गुरु जो के जरूरी भी है। कभी भी कोई शिष्य कभी जी पार जी उसकी जी जी नैया नहीं होती है। तो ये चीज तो सर डेफिनेटली मैं आपके इस पॉइंट से पूरी तरह सहमत होऊंगा कि हाँ, एक अच्छा गुरु और एक अच्छा मार्गदर्शक, एक अच्छा टीचर आपके साथ अगर हो तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो वो पॉइंट उनके पास होना चाहिए। डेफिनेटली इस चीज पे सर स्टूडेंट्स फेवर करें तो ज्यादा अच्छे से करें। इसमें सर मैं एक और पॉइंट जोड़ूंगा कि एटलीस्ट बच्चों को सबसे पहले सेल्फ इवेल्यूएशन करना बहुत आवश्यक है, जो हमें अभी महसूस हो रहा है। एंड बहुत से बच्चे इसमें शायद कर नहीं पाते अच्छी तरह से। एंड आप जीपीएल डिस्कशन सेंटर और फार्मा की तो जैसे प्लेटफॉर्म का जो योगदान है इस चीज में वो भी बहुत सराहनीय है। ठीक है, बच्चों को डिसिप्लिन मेंटेन करना ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके, ये एक गुरु से बेहतर कोई नहीं जानता। एंड वही चीज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका योगदान भी बहुत सराहनीय है। थैंक यू सर। मंजू मैम। जी हमारा अगला सवाल रायसा से है। रायसा या जानना चाहते हैं कि 2021 में ये जो योग्य हमारे उम्मीदवार रहेंगे, जो हमारे जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, कौन सी ऐसी एजेंसीज हैं जो स्टाइपेंड दे सकती हैं? कौन सी देखिए इसका एजेंसी देगी? जी इसका आंसर जो ऑलरेडी साहू सर ने दे दिया है दिया था। कि जी इफ जी हाँ, it depends upon the कि student where students has taken the admission. If students has taken the admission in the AICTE approved colleges, then it will provide the GPAT scholarship. Otherwise, MHRD and UGC are also eligible for giving the scholarship for the GPAT qualified students. So, and private universities and all are also eligible to give the scholarship on the basis of the GPAT qualified student. This is the answer for this question. जी जी ओके, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सर। सर। मैं साउथ सर के पास आऊंगा। मैं सर मेरे को थोड़ा गाइड करिए। बहुत से बच्चों के मन में ये होता है कि आफ्टर जीपैट क्वालिफाइड करने के बाद वो एमकॉम क्लियर कर लेते हैं। बहुत से बच्चे अपने एकेडमिक्स या इंडस्ट्री ज्वाइन कर लेते हैं, रिसर्च सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं। एंड बहुत से बच्चे सर वो भी होते हैं जो फर्दर स्टडीज के लिए डॉक्टरेट परस्यू करना चाहते हैं। क्या उनको डॉक्टरेट परस्यू करने के लिए ये जीपैट का स्कोर उनको हेल्पफुल रहेगा, या उसके अलावा उनको और भी टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे? थोड़ा इसमें कि जो बच्चे आगे फर्दर डॉक्टरेट स्टडी करना चाहते हैं उनको क्या एक्स्ट्रा टेस्ट क्वालिफाई करने की आवश्यकता है, या फिर उनको जो एम जीपैट के बेसिस पे आगे परस्यू कर सकते हैं? नहीं, इसमें कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। अगर स्टूडेंट्स ने जीपैट क्वालिफाई किया हुआ है तो इज एलिजिबल फॉर आल्सो द पीएचडी स्कॉलरशिप। बट ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल ने उस चीज़ को अप्रूव करके फॉरवर्ड किया है कि नहीं किया है। इफ प्रिंसिपल उसको फॉरवर्ड करता है सिटी को यूजीसी, बट दिस इज गिवन बाय द यूजीसी ओनली फॉर द पीएचडी पर्पस, then the application should be forwarded to the UGC. If UGC accepted this, then the candidate will be eligible to get the scholarship. Otherwise, they give the other test depending upon the basis of the GPAT.
they also get the scholarship for the PhD programs. So these are the criteria. It is not only this is the scholarship only for the PG level. On that basis, if students want to continue like KRI other places, they also get the scholarship on the basis of GATE, previously on the basis of GATE, nowadays on the basis of GPAT. So if he want to in the PhD, they get the scholarship depending upon the how the UGC had accepted the certification or not. These are criteria for the PhD. तो ऐसा नहीं है अगर उसने GPAT क्वालिफाई किया तो PhD के लिए एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, बट ये डिपेंड करता है कि कॉलेज उस चीज को या उसको किस बेस कितने पावरफुल कंडीशन तरह से उसको यूजीसी को फॉरवर्ड करते हैं. These are the criteria. थैंक यू सर, बहुत बहुत हेल्पफुल ये वाला टॉपिक. सर राय सर से ये हमारा अगला सवाल भी है, क्या जीपैट का जो स्कोर कार्ड है उसकी जो वैलिडिटी है उसको लाइफ टाइम के लिए एक्सटेंड करना चाहिए? Extend now it is only for 1 year. Previously बीच में ये 2 साल के भी एलिजिबल हुआ था, लेकिन एटलीस्ट इसकी 2 years की वैलिडिटी होनी चाहिए कि थर्ड ईयर में स्टूडेंट हो तो इस चीज़ के लिए प्रिपरेशन तैयार करे और उसमें अपीयर हो, तो जिससे कि उसको आगे के फोर्थ ईयर जाते जाते उस मान लीजिए थर्ड ईयर में वो अपीयर हुआ बट अच्छा स्कोर नहीं ला पाया तो फोर्थ ईयर में जाकर उसके कैसे प्रैक्टिस हो जाए कि वो फोर्थ ईयर में अच्छा स्कोर अचीव करे और अच्छी यूनिवर्सिटीज या अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले सके. So it should be increased, but it depends on the how long it will increase or not. जी ओके सर. But it should, but at least it should be of 2 years. 2 years एटलीस्ट जिन्होंने इसको क्वालिफाई कर लिया हो तो एटलीस्ट वो 2 साल के लिए, क्योंकि अगर थर्ड ईयर है तो कम से कम 2 साल के लिए वो स्कोर कार्ड उनके पास वैलिड है. मान लीजिए अच्छा स्कोर गेन कर ली तो उसको आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम ना हो, वो ना भी ले तो उसको इन्फॉर्म में डायरेक्ट एडमिशन. जी सर, जी थैंक यू सर, थैंक यू. सर मैं अभिषेक जी से पूछना चाहूंगा कि जो जीपैट अब हमने बात कर ली है, क्या पढ़ना है हमारे लिए, गाइड की कितनी इम्पोर्टेंस है. सर मेरा सवाल एक ये है कि क्या बच्चे को पहले सेमेस्टर से ही तैयारी कर लेनी चाहिए या फिर वो अपनी थॉरली बेस बनाए 7th सेमेस्टर तक जाए और फिर स्टार्ट करे? थोड़ा इसमें रोशनी डाले क्योंकि आपसे बेहतर रोशनी इस चीज में पूरी कर सकते, प्लीज. सर अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज अनम्यूट कर लीजिए. मेरी आवाज? यस सर, यस सर, आप सुन सकते हैं सर. ओके, आई एम ऑडिबल. ओके सर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये पॉइंट होता है कि तैयारी कब से शुरुआत किया जाए और व्हाट इज द बेस्ट और फेवरेबल टाइम टू स्टार्ट द जीपैट प्रिपरेशंस. फर्स्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है. फर्स्ट सेमेस्टर में कभी, क्योंकि बच्चा आता है फर्स्ट सेमेस्टर में और फर्स्ट ईयर में तो उसको ये समझना पड़ता है कि फार्मेसी क्या है और मुझे फार्मेसी के बारे में अच्छे से जानना है. पहले वो शुरुआत कर ले, फिर वो जीपैट के बारे में सोचेंगे. हाँ फर्स्ट ईयर, लेकिन ये एग्जाम हमारा फर्स्ट सेमेस्टर टू 8th सेमेस्टर का सारा सिलेबस कंपाइल करता है. तो हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, उनको हम ऐसे पढ़ें कि हाँ हमारा एक समराइज सारा चीजें हमें जानकारी मिलती रहे. हमारे पास एक सिंपल शॉर्ट नोट्स हम तैयारी करते रहे, बनाते रहे, जो आगे चल के हमारे लिए हेल्पफुल होगा. तो वहां से अगर वो चीजें करते हैं, नॉर्मल जो तैयारी करते हैं, तो वही उनके लिए सफिशिएंट होगा. लेकिन अगर बेस्ट टाइम प्रिपरेशन की बात किया जाए, दैट इज द फोर्थ सेमेस्टर. इस समय की डेट पे अगर बात करूं तो फोर्थ सेमेस्टर सबसे फेवरेबल टाइम स्टार्ट करने का होता है. उसका रीजन क्या होता है? थर्ड एंड से शुरुआत करें, सबसे बेस्ट टाइम है. रीजन क्या है? फोर्थ सेमेस्टर से अब जब से पीसीआई का सिलेबस स्टार्ट हो चुका है हर जगह, तो तब से क्या है कि हमारा फोर्थ सेमेस्टर में ही फार्माकोलॉजी आ गई है, फोर्थ सेमेस्टर में ही मेडिसिनल केमिस्ट्री आ गई. जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो पहले फिफ्थ सेमेस्टर से शुरू होते थे, अभी वो फोर्थ में आ गए. तो अगर उस टाइम से बच्चा तैयारी स्टार्ट करता है तो वहां से क्या है कि हर एक चीज को वो अपना बेसिक बना के अपना तैयारी कर सकता है, जो आगे चल के उसको हेल्पफुल होगा और अपना इजी वे में स्वीट एंड शॉर्ट जो उसके पास नोट्स होंगे वो उसके लिए हेल्पफुल होगा.
यहाँ पे एक पॉइंट सर ये होता है कि क्या 7 सेमेस्टर से तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, करने के लिए तो बहुत सारे बच्चों को मैंने ऐसे भी देखा है सर, मेरे वेल नोन है कि शायद जिन्होंने अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट किया है प्रिपरेशंस और उन्होंने जीपैट जनवरी में क्वालिफाई किया है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, क्योंकि उनका बेसिक अच्छा रहा होगा, तब उन्होंने तैयारी उस टाइम पे किया, तब हो गया। लेकिन एक पूरा इसमें कंप्लीट 1 ईयर का, एटलीस्ट 1 to 1.5 ईयर का इसमें टाइम हो कंप्लीट होता है, जो ये चीजें हेल्पफुल होंगे। यहाँ पे एक चीज ये होता है कि जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक हम जिस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं, बस ये मान के चले कि हाँ, मुझे ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना है, मेरा यहाँ पे इस चीज की सारी जानकारी हो जाए, तो आगे चल के वो हेल्पफुल होगा, वो सबसे बेस्ट होता है। प्रिपरेशन करने का एक फाइनल टाइम, स्टार्टिंग करने का 4th सेमेस्टर बेस्ट टाइम होता है सर मेरी तरफ से। जी मंजू मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। सारी चीजें जो है ये बच्चे इस प्लेटफॉर्म से अगर चीजें देखें, वो उनको इस प्लेटफॉर्म को जो है एक बार जो है जाएंगे और ये सारे जो क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, ये उनको कितना हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे जो जीपैट की तैयारी करने वाले हैं, जो बुक्स लिखने वाले हैं, जो गाइड करने वाले हैं, सारे लोग अवेलेबल हैं और बहुत क्लियरली एक एक पॉइंट को जो है वो गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे उनको तैयारी करनी है। हमारा अगला क्वेश्चन राय सर से है। सर, ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, अगर ये फॉरेन कंट्रीज में आवेदन करते हैं, तो जीपैट स्कोर का कितना वहाँ पे कितना महत्व है, कितनी इम्पोर्टेंस रखता है? क्या कोई कंट्री हमारे मतलब जो स्कोर है इसको मतलब वो एडमिट करता है? जी Madam, answer of this question is no. Because no overseas are accepting the GPAT score. The GRE and TOEFL is only the test by which we have to apply for abroad. GPAT score को बाहर कंसिडर नहीं किया जाता, कोई भी कंट्री इसको एक्सेप्ट नहीं करती। ओनली GRE और TOEFL required for the student to qualify this examination and then applied for the abroad. ओके जी सर, थैंक यू सर। The answer of question is this question is no. मतलब उनको हर हाल में अगर बाहर के लिए कहीं अप्लाई करना है हायर स्टडीज के लिए, उनको GRE और TOEFL क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए उनकी इंग्लिश सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है। इंग्लिश इंग्लिश इम्पोर्टेंट है उसके लिए। जी जी जी, थैंक यू सर। मेरा अगला सवाल भी राय सर से ही है। सर, हमें ये बताएं कि जो संस्थान AICTE को सरेंडर कर चुके हैं, क्या उन संस्थानों में स्कॉलरशिप लेने का कोई रास्ता है, कोई माध्यम है कि उन बच्चों के लिए, अगर वो नॉन AICTE? देखिए, जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट AICTE को सरेंडर कर चुके हैं, दे आर नॉट एलिजिबल टू गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम AICTE। AICTE उनको किसी भी हालत में स्कॉलरशिप नहीं देगी, और ऐसी जगह पे अगर स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं तो ये उनकी फर्ट है। इसलिए एडमिशन लेने से पहले शुड नो वेरी वेल कि इंस्टीट्यूट इज AICTE अप्रूव्ड और नॉट। अगर AICTE से अप्रूव नहीं है तो जीपैट स्कॉलरशिप AICTE नहीं प्रोवाइड करेगी। अगर वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपने से कोई भी स्कॉलरशिप देती है जिसे डिफरेंट है, बट AICTE उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेगी अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू। एनी अदर जी क्वेश्चन? सर, हमारा अगला सवाल राजेश सर से है। आप ये इस समय क्या बच्चों के, खैर हम ये कोविड-19 की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या छात्रों के पास अध्ययन करने के लिए ऑनलाइन मोड प्राप्त करने का कोई मतलब अगर हम उस पर तैयारी कराना चाहें तो ऑनलाइन मोड कोई जरिया है जहाँ से वो अपने तैयारी कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं जीपैट के लिए? और आपकी तो जानकारी में होगा कि कितने स्टूडेंट्स को ये चीज़ें पता हैं, कितने स्टूडेंट्स अवेयर हैं, और हम उनको और कैसे और भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये कैसे इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं कि ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल है, अगर ऐसा है तो? जी देखिए, अभी जो ये पर्टिकुलर जो टाइम गया, हमने जो देखा, जो लॉकडाउन हुआ, कोविड-19 पैंडेमिक का जो टाइम गया है, इसमें सबसे पॉजिटिव चीज जो उभर के आई है वो है ऑनलाइन एजुकेशन। मतलब टीचर्स भी स्मार्ट हुए हैं, एजुकेटर्स भी स्मार्ट हुए हैं, और बच्चे भी स्मार्ट हुए हैं। पहले क्या होता था कि ऑनलाइन एजुकेशन में है ना, मतलब उनको एक कंटिन्यूटी नहीं रहती थी बच्चों को।
लेकिन अभी जैसे ये पेंडेमिक का टाइम गया है और बच्चों ने भी उसको एक्सपीरियंस किया, ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू वो पास हुए, तो एक पॉजिटिव चीज ये सामने आई कि बच्चे भी अभी कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये 6-7 महीने 8 महीने मतलब ऑलमोस्ट कॉलेज इसने चालू कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था, बहुत सारे वेबिनार्स हुए, काफी सारी चीजें हुई इस पर्टिकुलर टाइम के दौरान। तो ये एक पॉजिटिव चीज आई है कि ऑनलाइन मोड अवेलेबल है, और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे बच्चों को ये पता है कि ऑनलाइन मोड से वो लोग पढ़ सकते हैं। अब इसमें दो स्पेसिफिक टाइप है जिससे आप ऑनलाइन मोड से पढ़ सकते हैं। जैसे एक फ्री मोड हो गया और एक प्रीमियम मोड हो गया। अभी फ्री मोड ये है कि YouTube पे ऑलमोस्ट अभी तो ये जो हम टाइम में जी रहे हैं ना, ये नॉलेज एरा है, मतलब फ्री में आपको जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी YouTube पे, बस आप डालना है, आपको सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, सारे ऑलमोस्ट लेक्चर भी अवेलेबल है, किसी ना किसी लेक्चरर्स के काफी सारी चीजें अवेलेबल है वहां पर, ठीक है। तो ये एक तो तरीका है, लेकिन जीपेट का क्या होता है स्पेसिफिकली, एक मोड जो होता है ना, एक टेंटेटिव जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट है, कि उसको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या चीज आ सकती है, क्या चीज नहीं आ सकती है, क्योंकि पूरे 8 सेम का सिलेबस है, और जब आप उसको रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी के भी सामने कि भाई उसको कैसे करें, ठीक है। तो डेफिनेटली ये एक तो है कि आप फ्री मोड यानी कि यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, लेकिन जो प्रीमियम मोड है, जैसे हम लोग फार्मा ट्यूटर के थ्रू प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग लेते हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली, जैसे हमने अभी क्रैश कोर्स भी किया कि जिसमें स्पेसिफिकली जीपेट में क्या चीज आने वाली है या आ सकती है उसके ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। बच्चों को हम लोग कहते हैं कि भाई आपको ये जो 1 घंटा इसमें यही चीज पढ़नी है आपको, कि क्या आने वाला है या क्या आ सकता है, बाकी तो आप अपना रिवाइज कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ ये चीज भी आप कर सकते हो जो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो मतलब स्टूडेंट्स को एक हद से ज्यादा बेनिफिट करती है। तो डेफिनेटली ऑनलाइन मोड्स है, और सारे बच्चे जानते ही है, अभी आज के एरा में तो सारे बच्चे जानते हैं कि ऑनलाइन मोड से वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यही चीज है कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैम। जी मैम। तो सर ये जैसे आपने क्रैश कोर्स की बात करी, तो क्या आपने ऑनलाइन भी प्रोवाइड कराया है, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है? जी 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 अच्छा। मैम, ऑलरेडी हमने ऑनलाइन प्रोवाइड कराया है, और हमारी 2 बैच सक्सेसफुली अभी चल रही है, तीसरी बैच का अभी हम लोग 1 मंथ बाकी है, तो उसके लिए भी हम लोग कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, कम्युनिकेशन काफी सही हो रहा है, बच्चे भी फीडबैक दे रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही है। तो ये जब बच्चे फीडबैक देते हैं ना, तब हमें भी पता चलता है कि अच्छा ये हो रहा है, या इनके माइंड में ये चल रहा है। तो उससे मैं कह रहा हूं कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट आया है ये कोविड की पेंडेमिक की वजह से, ऑनलाइन मोड में काफी सुधार और काफी बदलाव आया है। तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि ये एक आगे चल के सारा टेक्नोलॉजी एरा आने वाला है। अगर हम लोग डेवलप कंट्री से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जैसे यूएस यूके, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ऑनलाइन मोड्स है ही, लेकिन अभी यहाँ पर अपने यहाँ इंडिया में भी ये काफी अच्छे तौर से स्टार्ट हुआ है, और मुझे यकीन है कि आने वाले काफी जो टाइम आने वाला है इसमें और आपको बदलाव दिखेंगे और सुधार दिखेंगे, जैसे जैसे लोग उसके साथ टेक से भी हो रहे हैं, काफी सारी चीजें आप बदलाव में दिखेंगी। तो डेफिनेटली ये एक काफी पॉजिटिव मूव है बच्चों के लिए भी और एक एजुकेशन सिस्टम के लिए भी। जी बच्चे टेक से हो रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एक टाइम था कि हम लोग इसको अगर हम देखें तो डिस्टेंस एजुकेशन हम कहते थे, अच्छा डिस्टेंस एजुकेशन से करा, बट आज उसी चीज को स्मार्टली हम लोग कहते हैं कि नहीं टेक से नहीं है, क्योंकि हमने तो मल्टीटास्किंग है, बच्चे इसमें एक टाइम पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो डिफरेंट चीजें कर सकते हैं और कम टाइम पे, क्योंकि आपको आना जाना कहीं नहीं है। और आपने जैसे बताया कि क्रैश कोर्स कराया आपने इस पेंडेमिक में कराया, तो बच्चे अगर अवेयर रहेंगे और ये सब चीजें जानेंगे, तो आप अपना बताएंगे कितने टाइम कितने मंथ्स का ये आपका क्रैश कोर्स का हमने जो फर्स्ट 2 बैच हमने की है ना, ये 2 मंथ में हमने कंप्लीट किया था, लेकिन अभी तो क्या है कि 1 मंथ ही रह गया है, तो हम लोग ये 3rd बैच उसी के टाइम मतलब जीपेट के 1 वीक पहले हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे, ये हमारा टारगेट है। तो उसमें हम लोग लाइव क्लासेस करते हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड क्लासेस होते हैं, तो लाइव क्लासेस होते हैं, डिस्कशन भी लाइव होता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। हमने मतलब उसमें ये भी चीज रखी है कि आपको कोई क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, और हमने उसका भी प्लानिंग किया है कि भाई अगर एक सेशन ऐसा रखे कि जिसमें सारे बच्चों की क्वेरीज एक साथ लेकर हम लोग पढ़ाए,
तो ये एक इस तरीके से उसको हमने प्लान किया और काफी पॉजिटिव दिखा हमें, बच्चों ने भी काफी अच्छी तरीके से रिस्पॉन्स किया इस तो सर रेशियो क्या रहता है इसमें टीचर्स का, 1-to-1 इंटरेक्शन रहता है कि मतलब कैसे? देखो 1-to-1 तो मैम पॉसिबल ही नहीं है जी, क्योंकि एक बैच में 50 के आसपास हम लोग स्टूडेंट लेते हैं, तो वो तो पॉसिबल नहीं है 1-to-1। लेकिन हाँ, ये होता है कि जब वो क्वेरीज पूछते हैं तो उनकी हर एक क्वेरीज को हम लोग 1-to-1 आंसर करते हैं। ये एक चीज है कि हर एक की जो भी क्वेरीज और जो इंपॉर्टेंट है, जो हमें लगता है कि नहीं ये काफी मतलब बच्चे इसमें उनको प्रॉब्लम आती है, तो वो फिर हम लोग ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि भाई अच्छा ये बच्चे की ये क्वेरी है और इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक चीज है उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत ये ऐसी इम्पोर्टेंट चीजें हैं और आप कह रहे हैं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, और मुझे लगता है कि शायद अभी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि इसमें क्या होता है मैम, इसमें क्या होता है कि बच्चे एक्चुअली गाइड नहीं कर पाते खुद को कि उनको क्या चाहिए। वो 20-25 हजार का 35 हजार का मोबाइल परचेस कर लेंगे, लेकिन जो उनके कैरियर को ग्रूम करने वाली चीज है कि जो 5-10 हजार में या 15 हजार में मिल रही है वो नहीं लेंगे। तो ये एक ड्रॉबैक है अभी, लेकिन जैसे टाइम जा रहा है समझेंगे ये लोग भी, ये भी सीखेंगे। अभी जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बताया कि जैसे फार्मेसी में एडमिशन की अभी जो डिमांड चल रही है, तो 96-97% जो टॉप की इंस्टीट्यूट है उसमें कट ऑफ जा रहा है। ये पहले कभी देखने में नहीं आया ऐसा। 97% वाले बच्चे, परसेंटाइल वाले बच्चे फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं। तो डेफिनेटली जो बच्चों का जो स्टैंडर्ड है ना वो ऑटोमेटिकली भी बढ़ रहा है, मतलब उनका खुद का जी। तो ये एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी और फार्मेसी एजुकेशन के लिए, दोनों के लिए एक पॉजिटिव ये साइन है कि आगे चल के आज से एक डिकेड बाद हम लोग कुछ नई चीज देखेंगे फार्मेसी में। एक नए ऐसे बच्चे देखेंगे, एक ऐसा टैलेंट सामने आएगा, उभर के आएगा कि जो मतलब इंडिया को एक नई राह दिखाएगा। तो ये काफी पॉजिटिव मूव में समझता हूं मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। शुक्रिया मैम। सर बहुत ही विस्तार पूर्वक आपने बताया। इसी सर मिलता जुलता मेरा एक प्रश्न है जो जिसके साथ मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि सर जो चीज हम शायद गौर नहीं कर पाते बीइंग अ टीचर, बच्चों में सर एक तनाव सा रहता है रिजल्ट के प्रति, एक प्रेशर रहता है मानसिक के मन में कि रिजल्ट कैसा आएगा, उसको कैसे करेंगे, टैकल अप कैसे करेंगे रिजल्ट को। ऑनलाइन जो मुझे लगता है कि शायद एक इंटरेक्शन में हम शायद ना जान पाए, तो क्या ऑनलाइन माध्यम के थ्रू क्या कोई ऐसा प्रयास किया जा रहा है जिनके द्वारा उन बच्चों के मानसिकता को समझा जा सके कि उनके कहीं उनके ऊपर तनाव तो नहीं है? क्या कोई ऐसा माध्यम है हमारे पास सर, उस पर क्या गौर किया जा रहा है? जी देखो, जब बच्चे किसी भी मतलब फील्ड की, हम सिर्फ फार्मेसी की नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूं कि ऑनलाइन माध्यम से स्ट्रेस फ्री होने से बेहतर है कि वो ऑफलाइन, यानी कि जो बाहरी दुनिया है वहां स्ट्रेस फ्री हो। ऑनलाइन चीज ऐसी है कि आपको वो स्ट्रेस बढ़ाती है। जो अगर पूरे सर्वेस देखते हो आप, ओवरऑल सर्वेस, तो उसमें ये कहा जाता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप ऑनलाइन अगर रहते हो तो वो स्ट्रेसफुल होता है आपके सेहत के लिए, आपकी हेल्थ के लिए वो डिफिकल्ट हो सकता है फ्यूचर में। तो बहुत सारे तरीके हैं कि वो स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, जैसे कि वो पढ़ने के साथ साथ कुछ बीच में ऐसा टाइम रखे अपने टाइम टेबल में कि वो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज में मिले। मतलब मोबाइल के अलावा, मतलब मोबाइल को छोड़ दो, वो तो बहुत बड़ा टाइम पास है, उसको छोड़ दीजिए साइड में। उसके अलावा आप देखिए कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। जो आपको चीज पसंद है वो करिए। अगर आपको म्यूजिक पसंद है म्यूजिक सुने, अगर आपको कहीं बाहर जाना या कहीं बैठना है, अकेले में बैठना पसंद है तो वो करिए। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है स्ट्रेस फ्री, हर एक पर्सन के लिए वो अलग हो सकती है। लेकिन मैं प्रीफर करूंगा और बच्चों को भी कहूंगा कि ऑनलाइन के अलावा आप उसके लिए कॉन्सेंट्रेट करें। देखिए ऑनलाइन हम लोग सेशन ले सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग 1-to-1 क्वेरीज ले सकते हैं। उसको हम लोग एक जैसे सेशन होते हैं ना, जैसे उस तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हाँ अगर आपको ये स्ट्रेस है तो आप ये करिए। पर बेस्ट थिंग है कि सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेस में आप कैसे करते हो, वो सबसे बेस्ट है कि आप अपने आप को टेंशन फ्री रखिए। और जीपेट जैसी एग्जाम्स में तो काफी इंपॉर्टेंट है कि आप स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है और आंसर आपको अगर मतलब स्ट्रेस है तो जो लिखना आपको पता है वो भी आप गलत लिख दोगे। तो डेफिनेटली स्ट्रेस फ्री रहना जरूरी है और इसके लिए आप यही माध्यम का यूटिलाइज करिए कि आप कैसे स्ट्रेस फ्री रहे, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है सर। और उसके लिए भी जैसे मैंने आपको प्रायर भी कहा कि जैसे आप लोग टेस्ट लो, खुद की टेस्ट लीजिए आप,
तो बच्चे अगर खुद की टेस्ट लेंगे और अच्छे मार्क्स आएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली वो भी एक स्ट्रेस लेवल उनका कम होगा कि नहीं, आई एम डूइंग गुड, मैं सही परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये भी एक चीज है। और एक एडवाइजरी पेरेंट्स की तरफ से भी होती है कि अपने बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखिए, तो डेफिनेटली ये सारी चीजें होती है जो उनको स्ट्रेस फ्री रख सकती है सर। जी सर। तो इसी के साथ मंजू पे मैं कंक्लूड करना चाहूंगा एंड मैं रिक्वेस्ट जी। करूंगा सबसे पहले मैं डॉक्टर राय से कि सर बच्चों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज जाना चाहिए, प्लीज बच्चों के लिए एक मैसेज दीजिए प्लीज सर। मेरा स्टूडेंट्स जो भी जीपैट एस्पिरेंट हैं जो 2021 के लिए, उनको मेरा मैसेज यही है कि वो हमेशा जो भी चीज़ पढ़ें स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जाएं, सब स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो ना करें, अदरवाइज वो लूजर होते हैं। वो सोचते हैं कि हम तो सब कुछ पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक के थ्रू नहीं गए तो वो उसमें धोखा खा जाते हैं और वो लूजर हो जाते हैं उसके। तो वो सोचते हैं कि हम तो सब पढ़ के गए थे, हमने हमें मार्क्स नहीं आए। तो इट इज़ माई सजेशन टू ऑल द जीपैट एस्पिरेंट टू फॉलो द स्टैंडर्ड बुक, डोंट फॉलो द सब स्टैंडर्ड। थैंक यू। शुक्रिया सर। जी अभिषेक सर। सर सिंस ये हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म हमारा बच्चों को सब कुछ सही चीजें हो, तो मैं थोड़ा सा एक करेक्शन यहाँ पे करना चाहूंगा, एक ये बच्चों को एक चीज इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। जैसा कि जीपैट की वैलिडिटी के बारे में बात हुई, तो सर पॉइंट ये है कि एनटीए ने क्या किया ना, इस वैलिडिटी को 3 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बट करेक्शंस यहाँ पे केवल इतना है कि 3rd ईयर का स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है, ओनली 4th ईयर और पास आउट स्टूडेंट्स कैन टेक दिस अपॉर्चुनिटी। 3 साल की वैलिडिटी मीन सपोज एक बच्चे ने 4th ईयर में जीपैट क्वालिफाई कर लिया, बट एनी अनफॉर्चुनेट कंडीशन की वजह से वो उस साल एडमिशन नहीं ले पा रहा है एम फॉर्म में, तो वो नेक्स्ट ईयर भी उसी जीपैट की वैलिडिटी की वजह से ले सकता है, क्योंकि वैलिडिटी उसके पास 3 साल की मिलेगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये पॉइंट है कि जैसे बच्चे ने क्वालिफाई किया और एम फॉर्म कर लिया, एम फॉर्म के बाद वो किसी पीएचडी में जा रहा है, लाइक जैसे जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, मैं मेंशन करूं बीएचयू है, नाइपर है, या जो भी पीएचडीज में जीपैट पहले कंफर्मेशन मांगते हैं, तो वो जीपैट का स्कोर कार्ड विल बी वैलिड फॉर द पीएचडी एग्जामिनेशन ऑल्सो। तो वहां पे वो स्टूडेंट्स उसी जीपैट स्कोर कार्ड के थ्रू चल सकते हैं। बट 3rd ईयर में अगर बच्चे ने क्वालिफाई किया, दैट इज नॉट वैलिड। वहां पे वो 3 साल का रूल फॉलो नहीं होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि 3 साल की वैलिडिटी है तो हम 3rd ईयर में क्वालिफाई कर लेंगे तो 4th ईयर में हमको, तो वो रूल उनके साथ वो चीजें नहीं है। तो ये पॉइंट जरूर थोड़ा सा बच्चों को जाना है। जी थैंक जी शुक्रिया सर। राजेश जी। सर सिंपल बात है कि जीपेट की एग्जाम सामने है, और जो बच्चे अभी जो भी अभी 6 सेम में है या 7 सेम में जो अभी देने वाले होंगे या अभी नहीं देने वाले या नेक्स्ट देने वाले, तो अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करे। अभी से जब वो पढ़ते हैं, जब बुक्स पढ़ रहे हो, तभी ये बात को भी ध्यान में रखे कि जीपेट की एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, सेल्फ इवेल्युएट करे अपने आप को। और जो बच्चे इस साल अभी देने वाले हैं जीपेट, वो सही से उसको सही से टाइम टेबल बना के सही से पढ़े उसको, तो डेफिनेटली दे विल क्वालिफाई। ठीक है। और मैं ये शुभकामनाएं देता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म से जो भी बातें डिस्कस हुई है, या से छोटी बात काफी इंपॉर्टेंट हमने बातें डिस्कस की है, तो डेफिनेटली बच्चे इसका बेनिफिट ले। इसके साथ मैं फार्मा लॉ की टीम को, अमित झा सर को, आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा सर। थैंक यू वेरी मच। सो अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी हमने पॉइंट क्लियर किए हैं रिगार्डिंग की वैलिडिटी कितनी रहेगी, सीट्स में वैलिड है या नहीं है, उसके केस में ऑलरेडी सर ने बता दें कि उसके लिए आपको जीआरई और टॉफल क्लियर करना पड़ेगा। एंड एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो मेंशन की गई कि इन केस आफ्टर क्वालिफाइंग जीपैट, बच्चों को ये भी जरूर ध्यान रखना है कि जो संस्थाएं हैं वो एआईसीटी अप्रूव्ड हो, तभी वो स्कॉलरशिप के लिए मान्य होंगी। एंड एक और चीज यहाँ से निकल के आई है कि बच्चों को फर्स्ट ईयर से जोर नहीं लगाना है, जस्ट कंसीडर कि वो चौथे सेमेस्टर से शुरू करें एंड देयर बाय दे अपने बेसिक्स भी क्लियर करें, एंड ओवरऑल आपका फाइनल ईयर तक चलते चलते अपने सिलेबस को साथ ही साथ कवर अप करें। एंड जो टॉपिक्स अभिषेक सर ने बताए, बहुत बारीकी से टिप्स दिए कि केमिस्ट्री के लिए कैसे करना है और सूटिक्स के लिए कैसे करना है, वो भी बहुत जरूरी थे। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एक आम बच्चे के मन में जीपैट क्लियर करने का मंशा रखता है, उसके मन में जितनी भी दुविधाएं थी, आई होप कि वो सारी हमने क्लियर की हैं यहाँ इस मंच पे, और इस मंच के उपयोग से वो अपनी सभी समस्याओं का हल कर पाएगा। एंड सभी पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आपके योगदान, आपका समय देने, अपना समय देने के लिए, अपना समय आपने एक फ्यूचर जो जिसकी योगदान
इस टॉपिक पे जो आपने योगदान दिया है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सर। जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो आने वाले भविष्य में जो एक गोल्डन, जब जैसे बात की थी, एक ज्वेल निकलेगी, ठीक है ना, तो उसके लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मैसेज रहेगा। मैं फार्मा लोग की तरफ से, अपनी सहयोगी मंजू मैम की तरफ से आप सभी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।